Good morning, everyone. Previous lecture we has discussed about the air pollution and their content and components. As a major component of air pollution, last lecture discussion carbon monoxide. About air pollution, 50% contain carbon monoxides, 50%. And next part is a SO 16%. Sorry, 16% is the SOx. Next harmful gas in air, and 15% are about as a volatile organic matter VOM, and 14% again 14% contain as a NOx air pollutions, and suspended a remaining part is a suspended particulate particulate matter। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एयर पोल्यूशन में मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो डेंजर, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इसके बारे में डिटेल बताया। अभी उसके बाद SOx एंड इस वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर NOx एंड सस्पेंडेड पार्टिकल, इसमें से बहुत ही छोटी सी रेंज है जो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। जो फर्स्ट हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड के बताया, सेकेंड पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंटेंट्स देखते हैं। तो मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, it is a normal and essential component of the atmosphere. Animal exhale it carbon dioxide। जो एनिमल्स है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं एंड इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन। इसमें से एक कंप्लीट प्रोसेस है। इज एनिमल किंगडम, एनिमल एंड प्लांट, इनमें रिलेशंस कैसा है कि एनिमल एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, और प्लांट इनके हेल्प से फोटोसिंथेसिस, ये वाला प्रोसेस कौन से करते हैं। ऐसे एनिमल्स इसमें से एक्सेल कर रहा है, एक्सहेल मतलब बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इन्हीं दोनों के हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस जैसे लाइट के प्रेजेंट में ये प्रोड्यूस करता है C6H12O6 एंड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स, इसमें से 6 and 6। और ये प्रोसेस कैसा रहता है, जैसे कंटिन्यूस साइकिल में है। एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, प्लांट इनको एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन रिलीज करता है। 6 इसमें ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और सेम इसी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के हेल्प से एनिमल फिर से वो अपने एनर्जी ऑब्टेन करेगा, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये साइकिल शुरू रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉर्मल कंपोनेंट्स है एंड एसेंशियल्स ऑफ एनवायरनमेंट। नॉर्मल इसका रेंज कितना रहता है एनवायरनमेंट में, जो नॉर्मल रेंज है तो 0.03% टू, इसमें से मैक्सिमम लेवल अगर 3% है तो इसको एब्जॉर्ब एज एटमोस्फियर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होते रहता है। ओके, तो सोर्सेस क्या है, मेन सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन सोर्स इसमें से कौन सा रहेंगे, फॉसिल्स फ्यूल। हाइड्रोकार्बन जो बर्न होता है फॉसिल्स फ्यूल, इज ए फॉसिल्स सेल फ्यूल। तो फॉसिल्स फ्यूल में ऑयल, इसमें से आएगा पेट्रोल, और मेन कंटेंट कोल, ये सारे फॉसिल्स, डीजल, CNG, ये सारे। उसके बाद सेकंड एज ए फॉसिल्स फ्यूल्स, उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन इज ए हाइड्रोकार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन में मीथेन, ब्यूटेन, एलपीजी गैस इसी में प्रेजेंट रहेगा। फिर मीथेन गैस, उसके बाद CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, इस तरह से इसमें फ्लो गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारे इसमें से आ जाएंगे। इसको भी बर्न करेंगे जब कंप्लीट कंबंशन, तो इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इनमें से रिलीज हो रहा है। तो इनमें से इंडस्ट्रियल प्रोसेस, नेक्स्ट अगर सोर्स देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल इसी को बर्न किया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल अनदर टाइप ऑफ दिस सोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट या उसके इंडस्ट्रियल गैसेस। तो इंडस्ट्रियल हार्मफुल गैसेस में
इनमें से जैसे मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फिर NOx भी है, SOx इसमें, इसके डिटेल में मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। और फोर्थ नंबर कुछ वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनिक एरप्शंस, इसमें से भी नेचुरल फिनोमेना वोल्केनिक एरप्शंस एंड फिर अनदर टाइप ऑफ द अर्थक्वेक, ये सारे मैटर में से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है, ये मेन सोर्सेस है। तो मैक्सिमम दूसरे पार्ट इसमें से सोर्स के बाद है श्रिंक, कहाँ कहाँ पे ये रिड्यूस होता है, श्रिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेनली जिसमें से होगा प्लांट, जिसको फोटोसिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस प्रोसेस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, ये फोटोसिंथेसिस ये साइकिल शुरू हो जाता है, इसमें से यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट और वो अपनी फूड तैयार करता है। ओके, उसके बाद इसमें से और दूसरे एब्जॉर्प्शन ये एज एटमोस्फेरिक रेनी सीजन में, जब रेनी सीजन इसमें से रहेंगे तो रेनी सीजन में, और जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इनमें से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है HNCO3, ये कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड कैसे है, वीक है और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन पे ह्यूमन बींग और उसमें इफेक्ट नहीं होगा। तो रेनी सीजन में जो वाटर का पीएच रहेगा, इसका पीएच नियर अबाउट 6.2 से लेकर ये 6.8 इस रेंज में नैनोबॉट मिलते हैं। इसे लोअर पीएच में हम बोल सकते हैं कि एसिडिक पीएच है, लेकिन उतनी हाईली एसिडिक नहीं है जो हमको अफेक्ट करे। ठीक है, ये इस मेथड से वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा एटमॉस्फेरिक। और उसमें से कुछ एटमॉस्फेरिक जो ग्रीन प्लांट है उसमें से एमिट कर रहा है ऑक्सीजन है, और इस तरह से उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेंगे। इस तरह से मेनली शेयरिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Normally, carbon dioxide is a harmless and it is not pollutant. And however, the increasing concentration of carbon dioxide may affect the environments and causing undesirable changes in climate. इसमें से चेंजेस होने के बाद ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। तो उसमें से इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, डिफॉरेस्टेशन है, इसमें से हमको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे मेन इसमें से कंट्रोल जो पार्ट रहेगा, इसमें श्री के बाद मैं इसको ऊपर में लिख रहा हूँ कंट्रोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रोल का पहला इसमें जो रहेगा कंट्रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन, तो इसको फॉरेस्टेशन, तो इसमें डिफॉरेस्टेशन को हम लोग को कंट्रोल करना है, रोकना है। इसमें से नंबर ऑफ प्लांटेशन मेथड्स, इसमें से फॉरेस्टेशन। ओके, तो इसमें से हम फॉरेस्ट या उससे प्लांटेशन करके हम इसमें से मेनली रुक्स इसमें से बैलेंस कर सकते हैं। प्लस कुछ जो हमारे व्हीकल्स है और इंडस्ट्रियल्स है, तो पहला है जो प्लांटेशन, ये हो गया प्लांटेशन। सेकंड में रेगुलर चेक ऑफ द व्हीकल, व्हीकल में से जो हमारे इसमें से पेट्रोल डीजल इसमें से रिएक्ट होके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेगुलर हम उसको अगर चेक कर रहे, रेगुलर चेक करना है, तो उसकी एमिशंस, रेगुलर चेकिंग एमिशन, तो रेगुलर चेकिंग एमिशन से अभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें से जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में कोल्स को जलाया जाता है एज एनर्जी सोर्सेस करके, थर्मल प्लांट पावर प्लांट, तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से मैं करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, लेकिन उतने ज़्यादा हमको नहीं, इसकी वॉश करके या दूसरे मेथड से इसको कन्वर्ट करना, ये इसको एब्जॉर्ब करना। इसमें से अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल में अगर इसको एब्जॉर्ब करते तो कार्बनिक एसिड एज अ लिक्विड फॉर्म में ये यहीं पे नीचे ही रहेगा, एटमोस्फेयर में रिलीज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी इसमें से व्हीकल्स एंड अदर टाइप ऑफ द डेवलपमेंट्स है उसको मिनिमाइज करना, और मिनिमाइज करके भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट जिसमें से अभी देखिए थर्ड है, तो यहाँ पे NOx, तो NOx में मेनली कंटेन N2O, फिर NO, और इसके बाद एंड O2। तो इसमें से जो पोल्यूटेंट है, तो NO2 इज ए डेंजरस एंड हाईली पॉइजनस नेचर है, ये दोनों ज़्यादातर पॉइजनस नहीं है। और यहाँ पे NO न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये एयर के साथ मॉइस्चर के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन N2O यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड्स, तो नाइट्रस ऑक्साइड
ये हाईली एल्टीट्यूड स्ट्रेटोस्फियर में ये लाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट होगा। तो पहले इसमें से हम देखते हैं सोर्स क्या क्या है। तो उसमें से NOx का सोर्सेस, तो इसमें से सोर्स ऑफ NOx, सोर्सेस ऑफ NOx, तो इसमें से सोर्स में मेन सोर्स है एज ए नेचुरल फेनोमेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल इफेक्ट। इसमें से मेन जो रहेगा इसमें बैक्टीरियल इफेक्ट है, उसकी वजह से ये तैयार होता है। और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड हाई थर्मल रिएक्शंस, इससे अपने को क्या फॉर्म होता है N2O। और ये N2O ये ऑब्टेन हो रहा है तो इंडस्ट्रियल। तो मेन सोर्स इसमें से डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट हाई टेम्परेचर में एंड हाई एल्टीट्यूड में रिएक्ट होकर NO एंड Na2 इसमें से फॉर्मेशन होगा। इनमें से पहला इसमें से जो फॉर्म हो रहा है ये सोर्सेस है इंडस्ट्रियल, वोल्केनिक इरप्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल इफेक्ट, ये हमारा मेन उसमें सोर्सेस है। दूसरा इसमें सोर्सेस में दूसरा रिएक्शन इन द प्रेजेंस, इसमें कन्वर्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट H nu। तो इनमें से H nu इसमें से नाइट्रोजन गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन या रेडिकल्स फॉर्मिंग नेसेंट, ये हाईली रिएक्टिव है। सेकेंड इसमें से N2 प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज अ हाफ, इसके साथ रिएक्ट होके नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ऑप्टेन होगा। और थर्ड NO2, फिर से अगर लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में, इनमें से दो पॉसिबिलिटी है कि NO प्लस इज टू मॉलिक्यूल ऑफ NO एज ए नाइट्रोक्साइड इसमें से फॉर्मेशन होते हैं। इनमें से NO जो है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। ये जो NO है ये कैसा रहता है, कलरलेस, और इसका स्मेल भी नहीं आएगा, इट इज ऑर्डरलेस। ये दोनों इसमें से है। और ये हाईली रिएक्टिव भी नहीं है, और इसमें केमिकल रिएक्टिविटी कम है, और ये ज़्यादा पॉइजनस नहीं है। लेकिन इसमें से एक रीजन किस में आ रहा है NO, लेकिन यहाँ पे दूसरा है जो कलर है रेडिश कलर। तो ये NO2 ये कौन सा है, रेडिश, रेडिश ब्राउन कलर गैसेस है, रेडिश डार्क ब्राउन कलर गैस। ऐसे इसमें इसका डेंसिटी थोड़ा एयर से थोड़ा हायर डेंसिटी प्रेजेंट्स है। और ये हमको ट्रैफिक में यार इरिटेंट हैजेस इन द ट्रैफिक एंड कंजेंटेड्स प्लेस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन्स, इसमें इरिटेशंस या इरिटेशंस, इसमें से लंग्स में इफेक्ट, ये सारे इसमें से गैसेस में है। इसमें हाईली डेंसिटी होने की वजह से इसमें ब्राउन, और ये लोअर स्ट्रेटोस्फियर एंड टोपोस्फियर में इस रीजन में ये प्रेजेंट रहता है। ये हो गया मीन्स नॉर्मली अगर हम लोग इंडस्ट्रियल में इसको, इंडस्ट्रियल जो भी ओर्स मटेरियल और इसके सोर्सेस रहेंगे, इसको अगर हम हाईली टेम्परेचर नियर अबाउट 400 1483 केल्विन्स, इस रेंज में कुछ मॉलिक्यूल इसमें से डिसोसिएट होगा अनकम्बंशन। तो फॉर्मेशन क्या होता है इस रेंज में, NO and NO2 ये भी फॉर्मेशन होता है एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड देयर fuels and is a fossil fuels and other type of the generating thermal generating stations में basically। next is a shrink of NO। तो इसमें से shrink मतलब कम होना, किसी NOx किस किस में कम होगा। इनमें से पहला जो है NO2 जो हाईली रिएक्टिव एंड इसमें एयर पोल्यूटेंट है। इनमें से अगर आउटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है, इसमें से नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, दिस इज H, ओके। और NO3 इसमें से आउटर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स, तो इनमें से इस तरह से अपने को आउटर मॉलिक्यूल्स में, तो ये भी कैसा इस तरह से फॉर्म होगा। और यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स इसमें से एक्सेस ऑफ, इसमें से भी टू मॉलिक्यूल अनदर इसमें से रिलीज हो जाएंगे, तो ये नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट में ये रिएक्ट होगा आउटर मॉलिक्यूल्स H1O3, ओके। तो ये गैसेस फॉर्म हो रहा है और इस तरह से रिएक्ट हो रहा है। तो ये कैसा रहता है, लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन हमको इफेक्ट नहीं करते, इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका pH रेंज भी। तो लो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड नियर अबाउट, अगर इसके ppm एटमॉस्फेरिक ppm 10 ppm के ऊपर है, 10 ppm 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो ये हमको अफेक्ट करता है। प्रोसेस में से हमको कहाँ से सांस लेने में तकलीफ होगा। फोटोसिंथेसिस, प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी कुछ हद तक क्या हो जाता है, ये
ये रिड्यूस हो जाता है इस रेंज में। ओके, नेक्स्ट इसमें से श्रिंक में ये आ रहा है, उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट एंड इफेक्ट। तो इफेक्ट में जैसे मैंने बताया कि हमको एज ए थोड़ा से सांस लेने में तकलीफ होगा, कंजनरेटेड इफेक्ट, ये वाले सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रेडिश इस हो सकते हैं, और किडनी पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, लंग्स में, और इसका डाइजेशन सिस्टम में उतनी ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल से वीक एसिड है, ये क्या हो जाएगा पूरे डाइजेशन सिस्टम से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये गैसेस फॉर्मेशन की वजह से प्लांट में इसमें इफेक्ट होता है, जैसे मैं होता है 10 ppm में प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, उनकी लीव्स और रूट्स एंड पार्क्स पे भी इफेक्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट गैसेस इसमें से हार्मफुल है जो या पोल्यूशन में है, तो SOx। तो कोर टाइप कौन सा आ रहा है, SOx। इस गैसेस में कंटेंट में SO एंड SO2 एंड SO3। तो SO3 हाईली रिएक्टिव है, इसका मेन सोर्सेस क्या रहेंगे, सोर्स ऑफ SOx। इनमें से जैसे मैंने बताया कि SO3 इज ए हार्ड एंड हाईली रिएक्टिव गैसेस है, और ये हार्मफुल है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर प्रॉब्लम मोस्ट हार्मफुल इन कॉमन गैसियस पोल्यूटेंट, जैसे हमने साइकिल में बताया था, ये कम से कम 16% में है, और ये हाईली गैसेस है, यानी इसमें जो एसिड फॉर्म होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेन सोर्सेस में कौन कौन से है, जो मेटल है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और एटमॉस्फेरिक मेटल जो इंडस्ट्रियल में आयरन पायराइड्स FeS2 in the presence of atmospheric oxygen। ये atmospheric के ऑक्सीजन में तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स, तो Fe2O3 ये फॉर्मेशन होगा, साथ में इसमें से जो सल्फर है वो सल्फर भी इसमें से रिलीज हो जाता है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। ओके, एंड दिस इज SO2। तो ये SO2 भी एटमॉस्फेरिक में। दूसरा जैसे इंडस्ट्रियल में यहाँ पे आयरन पायराइड है, उसके बाद जिंक ब्लेंड ZnS। थर्ड नंबर इसमें से देखेंगे तो कॉपर गैलेना, कॉपर सल्फाइड्स। फोर्थ इसमें से हमको गैलेना लीड सल्फाइड, लीड सल्फाइड फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं इसमें से, तो लीड, कॉपर गैलेना लीड्स इस तरह से। और दूसरे जिसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस में है, ये तो ओर्स है, ये भी इसमें से सल्फर। तो भी नॉर्मली इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट होके इसमें SO2 फॉर्म होता है, जैसे जिंक टू मॉलिक्यूल्स एज ए डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस इसमें से अपने को SO2 ये वाला गैसेस अपने को फॉर्म होता है एज ए टू मॉलिक्यूल्स। सिंपल यहाँ पे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स। ये सारे कैसा है इंडस्ट्रियल, और ये ओर से, इस ओर से भी इसमें से सभी जगह पे क्या फॉर्म हो रहा है, SO2। ओके, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे सल्फर एक है, जिसमें से अगर मैं ले रहा हूँ उस हिसाब से ये सल्फर का भी ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद कॉपर का इस तरह से 6 मॉलिक्यूल्स, इनमें से SO3 यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स, इसमें से 6, तो टोटल SO2 एज ए 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से। सॉरी, इसमें से 3 है। तो लीड सल्फाइड को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट किया जाएंगे, तो इसमें लीड ऑक्साइड प्लस इसमें से 3 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहेंगे, या 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे SO2 ये भी अपने को गैसेस ऑप्टेन हो रहा है। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी गैसेस है, इसमें भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा H2S। इसका बाद में हम इसके कंटेंट को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये सारे चीज सोर्सेस हैं, ये इंडस्ट्रियल ओर्स एंड मिनरल्स इसको ऑक्सीडाइज करके हैं, ये सल्फाइड सोर को फिर ऑक्साइड में, और ये SO गैसेस। एंड दिस गैस कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर SO। जैसे SO अगर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें से सल्फरस एसिड H2SO3 ऑप्टेन हो रहा है। नेक्स्ट इसमें से और एक प्रोसेस होता है एटमॉस्फेरिक 2 मॉलिक्यूल and atmospheric oxygen, तो पहले फॉर्म होगा SO3 2 मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसमें से क्या फॉर्म होता है H2SO4 एज ए सल्फ्यूरिक एसिड। ये हाईली हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल से एज ए लो कॉन्सेंट्रेशन, इसमें pH वैल्यू लो है एज कम्पेयर टू pH वैल्यू इसमें, और लो होने की वजह से
इज हाईली एसिडिक है, तो इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी एनिमल्स एंड प्लांट को अफेक्ट करता है। इसमें से रेन वाटर तो मेनली कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक, कार्बोनिक, इससे रेन वाटर्स एंड इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेन वाटर अफेक्ट the animal and plant systems. The photosynthesis, inhalations, exhalations, and other type of the process, life process. इस इफेक्ट को कम करने के लिए तो सल्फर को कंसंट्रेशन उसमें से ज़्यादातर इंडस्ट्रियल को वॉश आउट करना, ये सारे अगर मेटल्स को डायरेक्ट हीट ना करके अगर पहले वॉश करते हैं एज ए बार, इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको पाउडर फॉर्म में उसको वॉश किया, उनमें से कुछ अमाउंट ऑफ द वाटर के साथ डिजोल्व होके ऑलरेडी ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और ये एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये सारा एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन कंटेंट रहता है, इससे इसको हमको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो सिंपल उसमें से कुछ दूसरा बेसिस को, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेजेंट में रिएक्ट करने के बाद ये एसओ, इसमें क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह से इसमें से कन्वर्ट होगा, तो ये एज ए फ्लक्स करके रिड्यूस हो जाएगा, एनवायरनमेंट पे जाएंगे नहीं। इस तरह से इसको से हमको कंट्रोल कर सकते हैं SO2 पोल्यूशंस। तो मैक्सिमम कैल्शियम और अदर डाइऑक्साइड, कुछ कोल से जो ऑप्टेन होने वाले सल्फर है उसे कोल ऑशवरी, मतलब उसको कोल को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें से वॉश किया जाएगा, तो भी उनमें से SO2 पानी के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ वॉश आउट हो जाएगा, तो एनवायरनमेंट में गैसेस एंटर नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें से क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट इनमें से जो हमने देखे थे कि इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, नेक्स्ट गैसेस है एज ए क्लोरीन गैस। फिफ्थ नंबर हार्मफुल गैसेस, क्लोरीन गैसेस। तो क्लोरीन is a excess amount, the adverse effect, and chlorine is a poisonous and toxic gas. Chlorine toxic and poisonous gas. Gases say it causes irritation in the mucous membrane and it dissolve in the atmospheric water droplet with hydrochloric acid and हाइड्रोक्लोरस एसिड, ये दोनों फॉर्म में इसमें सॉफ्टन होगा। दिस इज क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, तो इनमें से एक मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा इस तरह से हाइड्रोक्लोरस एसिड, जिसको हम हाइपो एसिड क्या कंसिडर करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड मतलब इसे हाइपो एसिड, ये हाइपो एसिडिक, ये दोनों हमारे लिए डेंजर है, हार्मफुल है। So normally control of chlorine is a attempt as made to the avoid pollution atmosphere by the chlorine and this effluent from this industry are check and presence of this chlorine। तो क्लोरीन को चेक करना है और जो भी इसमें से क्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल के जो भी गैसेस है वाटर के कॉन्टेक्ट से इस तरह से गैसेस ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा और ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने से, ये भी दोनों के दोनों लिक्विड है, एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही हम उसको एब्सॉर्ब करेंगे और उसको स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो इसमें एक्सेस ऑफ अगर इसमें से क्लोरीन एटमॉस्फेयर गैस में जा रहा है तो आपको मेडिटेशन हो गए, इसमें सफोकेशन प्रॉब्लम्स है, सांस लेने में तकलीफ होगा, तो एक्सेस अमाउंट में भी लोगों का इसमें से डेथ हो सकता है। इसका रेंज नियर अबाउट 10 to 50 ppm, सो हमारे लिए हार्मफुल होगा और हमारी नॉर्मली बेहोश हो सकते हैं या इंसान की डेथ हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस के बारे में देखे जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टिकुलेट मैटर इन एयर पोल्यूशंस एंड दिस पर्टिकुलर एटम में कौन कौन से प्रेजेंट रहेगा, स्मोक, मिस्ट, फ्यूम्स, डस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल ऑक्साइड पार्टिकल। ओके, थैंक यू।